लेकिन पलायन में कविताओं में अधिकतर आदमी ही दुख अपना जाहिर करता है, लेकिन इसमें एक प्रवासी जब गांव जाता है अच्छा। तो वहाँ की जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे मकान है, सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब ये कैसे रिएक्ट करती हैं। अनंत सिंह और बुआ सिंह जो कि मतलब मुजफ्फरनगर कांड के सबसे बड़े दोषी थे, जिनको आज तक सज़ा नहीं मिली। सुंदरवाला में फिर मेरा घर बनने लग गया तो मैं थोड़ा सा मेरा कम समय दे पाया, तो नवानी जी के साथ कुछ और नए लोग मिल गए और उन्होंने उस धात पत्रिका को कंटिन्यू करा, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट स्टोरी का। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड उसी फिल्म को मिले। नया प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि मदन मोहन डुकलान चुप नहीं है क्योंकि आप रिटायरमेंट बाद ज़्यादा बिजी हो गए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हमारे साहित्यिक प्रोग्राम में जो हमारा मासिक प्रोग्राम है, आज इस मंच पे मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंडी साहित्य और उत्तराखंडी लोक भाषा को यानी गढ़वाली को विशेष रूप से एक पहचान दी है, और उनके आने से ही गढ़वाली भाषा को लेकर के पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। उन्होंने गढ़वाली भाषा को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है और इस लोगों के जुबान तक वापस लाया जो लोग भूल गए थे। उसके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की है। यही नहीं, उन्होंने गढ़वाली फिल्मों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने अभिनय किया, उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की, उन्होंने संवाद लेखन किया और तरह तरह के प्रोडक्शन में जो भी काम आते हैं वो सब काम किया है, और गढ़वाली फिल्मों को, गढ़वाली सिनेमा को भी एक ऊंचाई दी है। वो नहीं होते तो शायद गढ़वाली सिनेमा का नाम आज बहुत पीछे रह जाता। यही नहीं, वो एक अच्छे राइटर्स भी हैं, अच्छे कविता लेखन भी उनका है, लेकिन वो आंचलिक कविता ज़्यादा लिखते हैं। हिंदी कविताएं उनकी शायद आज हम उनसे सुनेंगे अगर होगी, लेकिन क्यों नहीं है। ऐसे शख्सियत हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। मदन मोहन डुकलान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंचोली जी। तो कैसा भाई जी, बहुत समय से मैं कोशिश कर रहा था कि आप आएँ, इतना बिजी शेड्यूल क्या है? बस कुछ ना कुछ लगा रहता है भाई। हालांकि मैं रिटायर हो गया हूँ और मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को काफ़ी समय होगा और मैं बहुत कुछ आराम करूँगा बहुत, लेकिन उसके बाद तो व्यस्तता और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा है? तो, हाँ, अब वो ऑफिशियल प्रेशर ख़त्म हुआ है, लेकिन बाकी जो सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो पक्ष थे उनमें व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा है? इसलिए नाटक की रिहर्सल भी साथ चल रही, फिल्मों के काम भी साथ चल रहे, चिट्ठी पत्री जो मैं निकालता हूँ उसका भी आजकल फाइनल एडिटिंग चल रही है, और एक गज़ल संग्रह गढ़वाली का उस पर भी छपने की तैयारी चल रही है। तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो मतलब इसलिए व्यस्तता है, इसलिए मैं पहले आपको समय नहीं दिया, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, वो तो नहीं, लेकिन वो जो आपने कहा ना, वो दर्शक सुनना चाहते हैं कि व्यस्तता क्या हुई हो। लेकिन अधिकांश लोगों की अपेक्षा रहती है कि अब तो डुकलान साहब रिटायर हो गए हैं, जहाँ चाहो वहाँ बुला लो। नहीं, बहुत लोग बुलाते हैं तो जाना भी पड़ता है। तो अभी हम 2-3 दिन श्रीनगर यूनिवर्सिटी में चौरास कैंपस में थे, जिसमें गढ़वाली भाषा के मानकीकरण और व्याकरण के ऊपर एक वृहद कार्यशाला आयोजित की गई थी। वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सहयोग से, और गढ़वाली साहित्य लोक साहित्य मंच है दिल्ली में, दिनेश ध्यानी जी का, तो इन दोनों को संयुक्त तत्वाधान में वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 45 साहित्यकार अलग अलग जगहों से आए थे, और लगभग 30-35 जो यूनिवर्सिटी के शोधार्थी थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा वो भाषा के प्रति, और बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आई। मानकीकरण की दिशा में एक आगे कदम बढ़ा, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उसमें काफ़ी बहस हुई, और उसका डॉक्यूमेंटेशन होकर वो राजनीतिक तौर पे दिल्ली तक जाएगा। उसमें गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी योगदान रहेगा। तो चीज़ें मतलब लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। चलिए हम पीछे थोड़ा चलते हैं। हाँ। कि एक दिल्ली में एक एडोलसेंट, मतलब एक किशोर दिल्ली से पढ़ कर के वापस पहाड़ की तरफ आता है, और फिर वापसी वही अपने पहाड़ी शब्दों को लेकर के, फिर मतलब ऐसा क्या था कि ऐसा लोग कहते हैं कि आप तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, गढ़वाली में क्यों लिखा? मतलब जिन लोगों ने पढ़ा, आपके दोस्त कहते हैं हिंदी की उनकी जो कविताएं हैं बहुत स्तरीय है। शुरुआत में मेरी
हिंदी लेखन और हिंदी कविता से शुरुआत हुई थी। अच्छा। और दिल्ली में मैं पढ़ता था, 10वीं तक मैं दिल्ली में ही पढ़ा। मेरे पिताजी वहीं जॉब करते थे, तो मैं पिताजी के साथ दिल्ली रहा, तो 10वीं तक वहीं पढ़ा। और सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में मैं 2 महीने के लिए गढ़वाल जाता था। अच्छा। तो मैं 5 साल की उम्र में गढ़वाल यानी रिखनिकाल? हाँ, रिखनिकाल ब्लॉक है हमारा, ताड़केश्वर के पास था, तो वहाँ हमारा गांव है। तो फिर 2 महीने गढ़वाल में करते थे। जितनी चीज़ें मैंने गढ़वाली की सीखी हैं, और उन 2 महीनों में मैं हल भी लगाता था, भेड़ बकरियां भी चुगाता था, और रोपड़ी भी लगाता था, घास भी काट, मतलब कोई काम ऐसा नहीं शादी ब्याह से जो वो 2 महीने में पूरा जीवन जी लेता था। और ये कर्म हर साल का वार्षिक रहता ही था। तो वो सारी चीज़ें जो अभी मेरी स्मृतियों में तब से बसनी शुरू हो गई थी। जो पहली दूसरी क्लास में ही 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था, तो वो सारे वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, चीज़ें, सब कुछ पूरा जीवन दोनों आपने पैरेलल क्यों नहीं चलाया? अभी थोड़ा कविता पे ही बात करेंगे। हाँ, कविता जब हिंदी से कैसा आपका सीधा रुझान हो गया कि मैं हिंदी में नहीं ऐसा कि कोई घटना घटी है? हाँ, दिल्ली में मैं 10वीं में था, तो मैं हिंदी में कविताएं लिखनी शुरू कर देती थी, और मेरी हिंदी की टीचर बड़ी अप्रिशिएट करती थी, और स्कूल की मैगजीनों इधर छपवाना भी शुरू कर दिया। अच्छा। 11वीं के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र देहरादून हुआ, तो मैं भी पिताजी के साथ यहाँ, तो फिर मैंने इंटर, BSc, बाकी पढ़ाई मेरी यहीं हुई। तो उस दौरान मेरे यहाँ हिंदी के साहित्यकारों से संपर्क होना शुरू हुआ। अच्छा। तो लिखने का शौक़ था, तो BSc के दौरान बल्कि मेरी जॉब भी लग गई थी ONGC में। अच्छा। BSc कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो टिप टॉप चक्रोता रोड पे एक चाय की दुकान थी, उसका नाम था टिप टॉप रेस्टोरेंट। अच्छा। तो वो ये कब की बात रहेगी, क्या ये है 84 की बात। अच्छा। तो 84 में मैंने 83-84 में वहाँ बैठना शुरू कर दिया था। वहाँ देहरादून के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे जगूड़ी जी हो, अवधेश कुमार, राजेश सकलानी, हरजीत सिंह, अच्छा, जितने बड़े, विद्यासागर नोटियाल, विश्वकर्मा जी, सब बड़े साहित्यकार, वो बैठने का एक केंद्र था। साहित्यकारों का अड्डा। सुबह से शाम तक वहाँ चाय पी के यही साहित्यिक बहसें होती। अच्छा। और इवन वहाँ पे कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव जी, ये सब मिलने आते थे, तो वो भी सीधा टिप टॉप पे ही आते थे। ओह। हाँ, तो वो भी पूरे दिन बैठे रहते थे। देहरादून के साहित्य पे चर्चा होती थी, कविता पे, कहानी पे, उपन्यासों पे बात होती थी। ये विजय गौड़, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अब नहीं, बहुत से लोग अब उन लोगों में नहीं रहे जो वहाँ, उन लोगों से मैंने सीखा बहुत। तो आपका जाना वहाँ कैसे हुआ फिर? मेरे मित्र थे, एक देवेंद्र जोशी बैंक में थे, घंटाघर पे ही, यूको बैंक में, तो उनके मिलने जाता, तो वो वहाँ लगे, तो वहाँ फिर सबसे मुलाकात हो गई। फिर मेरा रोज़ का आना जाना हो गया। हाँ। ऑफिस से आते रोज़ वहाँ बैठते थे, 2-3 घंटे वहीं बिताए। अच्छा। कभी दिन में वहाँ बैठ के, तो मेरे को वहाँ से हिंदी कविता में एक दिशा मिलनी शुरू हुई लिखी। और उसी दौरान मैं फिर कादम्बनी और जो साहित्यिक पत्रिकाएं वहाँ छपना शुरू हो गया था। और उस दौरान क्या हुआ कि एक लोकेश नवानी जी हैं देहरादून में। अच्छा। वो, उनकी पत्नी हमारे गांव की थी, तो उनका भी दिल्ली से देहरादून ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा। तो उनकी पत्नी, वो दीदी लगती है मेरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, नए थे वो देहरादून में। हाँ। मैं उनके घर गया, तो नवानी जी दिल्ली में गढ़वाली साहित्य में सक्रिय थे। ओह। तो उस समय गढ़वाली साहित्य का केंद्र दिल्ली था। अच्छा, यहाँ नहीं था ना, यहाँ तो नाम मात्र का भी साहित्य है, गढ़वाली कविताएं भी नहीं लिखी जाती थी। तो कुछ दिनों बाद नवानी जी को मैं अपने पड़ोस में अपने घर के पास ले आया। हाँ। रहने के लिए, तो हम साथ रहते, रोज़ शाम को बैठते, तो उनके माध्यम से मुझे गढ़वाली साहित्य और साहित्यकारों का परिचय हुआ। ओहो। फिर मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू कर। मैंने कहा हिंदी में लिखने वाले तो लाखों लोग हैं। हाँ हाँ। लेकिन गढ़वाली में तो गढ़वाली आदमी लिखेगा, कोई हिंदी वाला तो लिखेगा नहीं। हाँ, हिंदी में तो कोई भी लिख सकता है ना, एक सिख भी लिख सकता है, एक बंगाली भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन गढ़वाली में तो सिर्फ गढ़वाली लिख सकता है। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। हाँ। तो मैंने कहा गढ़वाली में लिखूंगा। अच्छा। तो फिर मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू करा। छुटपुट लिखता रहा मैं। हिंदी में भी मेरे काव्य संग्रह है, चेहरों के घेरे। लेकिन फिर मैंने
अपने को पूरा गढ़वाली में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओहो। लेकिन वो हमारा साहित्यिक केंद्र टिप टॉप रहा। वहाँ गढ़वाली पे भी मेरी सब लोगों से चर्चा होती थी। उसमें चाहे जगूड़ी जी हो, चाहे अवधेश कुमार जी हो, नवीन कुमार नैथानी हो, राजेश सारे लोग, नामी लोग थे सारे। तो वो उनको अच्छा लगा, उन लोगों को भी, यार ये अपनी लोक भाषा में भी ये काम कर रहे हैं, उसमें सक्रिय हो रहे थे, तो वो अप्रिशिएट करते थे हमें। अच्छा, वो भी पसंद करते थे और हमें मतलब शाबाशी भी देते थे और मोटिवेट करते थे। तो आपको लगता नहीं अब कि जो पहले इतना अच्छा सुंदर अड्डा हुआ करता था अब देहरादून में, अब तो राज्य में बन गया, कोई ऐसा अड्डा है ही नहीं? आपको लगता नहीं कि ऐसा अड्डा होना चाहिए कोई फिर से? नहीं, अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देहरादून की लुप्त हो गई हैं। हमारे पास एक बहुत बढ़िया केंद्र, नेहरू केंद्र होता था, जहाँ पे तमाम नाटक की रिहर्सल्स होती थी। अच्छा। मतलब वहाँ एक साथ 3 रिहर्सल वातायन की होती थी, कला मंच की, युगांतर, मतलब एक ही कंपाउंड में 3 नाटकों की एक साथ रिहर्सल्स होती थी। तो वो इतना बड़ा केंद्र था, मतलब उसको एक लघु NSD कह लो उस समय देहरादून का। वाह। लेकिन आज वो भी नहीं है हमारे पास। टिप टॉप वो शहर की चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण और ये इसका राजधानी बनने के बाद जो इसका विकास हुआ, उसमें दुकानें टूट गई, चीज़ें बदल गई, तो इस तरह के वो केंद्र नहीं स्थापित हो पाए दोबारा, जो एक मतलब छोटे शहर की खूबसूरती थे वो केंद्र, चाहे वो साहित्यिक केंद्र हो, चाहे नाटकों के लिए हमारे पास इतनी अच्छी जगह थी, वो सब लुप्त हो गया है। क्या बात है। तो वो जो कविता को आपने फिर कविता से फिर आप नाटक में चले गए? हाँ ना। अब ये कैसे बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ती गई आगे? असल में ऐसे देखा जाए तो कला आप फिल्मों में चले गए? इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब। अच्छा जी, है ना, ये सब कला के परस्पर अंतर संबंध है इन सब चीज़ों में ना। तो मुझे जब मैं दिल्ली में था पिताजी के साथ, तो मेरे पिताजी वहाँ रामलीला ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। बहुत बड़े स्तर की रामलीला होती थी, तो मुझे स्टेज पे जाने का शौक वहाँ से दिल्ली से था। हाँ, और जैसे उत्तराखंड के मैक्सिमम एक्टर हैं, सब ने रामलीला ही उनकी पाठशाला रही, पहली पाठशाला अभिनय की रामलीला ही रही, तो वही मेरी भी दिल्ली में हो गई थी। तो नाटक वो थोड़ा सा मंच का शौक लग गया था। तो आज भी रिटायरमेंट के बाद आप नाटक कर रहे हैं? हाँ, फिर सन 84 में शुरू कर दिया था नाटक, इसके पैरेलल समांतर रूप से। तो कन्हैयालाल डंडियाल जी का एक नाटक था स्वयंवर। अच्छा। उसका निर्देशन करने के लिए दिल्ली से एक मित्रानंद कुकरेती जी, उनको बुलाया था। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था उस ज़माने में। 84 में टाउन हॉल में उसके 5-6 प्रदर्शन हुए थे। तो वहाँ से मैंने गढ़वाली नाटकों में पदार्पण किया। फिर ONGC थिएटर ग्रुप था ऑफिशियली, फिर ONGC से करने लग गए, वहाँ भी बहुत अच्छे नाटक करे। फिर वातायन से जुड़ के और लगातार फिर करते ही रहे, गढ़वाली हिंदी नाटक चलते रहे। फिर 1985-84 से आपने जो इस तरह का आपने बोला कि 84 में इस तरह का ये सब चीज़ें ऐसा, मतलब नवानी जी का आना और वो हिंदी से ही गढ़वाली की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान देना, ये सब चीज़। 85 में आपने फिर चिट्ठी पत्री नाम से शुरुआत की, इसका क्या मतलब रहा? फिर आप अपना ही संग्रह निकालते, उसमें तो आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं? नहीं, अपना संग्रह तो व्यक्तिगत चीज़ हो जाती है बहुत ना जी। लेकिन हमारे पास गढ़वाली में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें लोगों को लिखने के लिए मंच मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि यार चिट्ठी पत्री करके, पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, तो एक 8 पेज का फोल्डर निकाला मैंने और नवानी जी ने मिलके। और बाद में मुझे पता लगा कि ये परिकल्पना दिल्ली में जो साहित्यकार थे उनकी थी, वो अंतर्देशीय पे निकालना चाह रहे थे। अच्छा। और उस पे आगे पीछे 4 पेजों में जितना मैटर है वो अंतर्देशीय डाल दिया, लोगों तक पहुंच जाए, सस्ते के सस्ते 25 पैसे में लोगों तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ? ये विचार, मूल विचार ये था। अच्छा। लेकिन हमने यहाँ पे फिर 8 पेज का A4 साइज के उसके फोल्ड करके, तो वो 8 पेज बन जाते थे। तो उसमें मतलब संपादकीय भी होता था, लघु कथा भी होती थी, कविता भी होती थी, गीत भी, एक छोटी सी किताब की समीक्षा, एक लघु पत्रिका के रूप में गढ़वाली की वो शुरू करा। अच्छा। तो वो चलता रहा। फिर कुछ समय बाद था गढ़वाली में बिल्कुल प्योर शुद्ध गढ़वाली।
उसका कुछ दिनों बाद फिर एक बड़ी पत्रिका जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो कि एक रेगुलर बड़ी पत्रिका निकालते हैं। अच्छा। ये दिमाग में आया तो फिर नवानी जी मैंने मिलके हमने 2 नाम आए दिमाग में। एक का नाम था धाद और एक था बाज। तो उसके कवर पेज भी बना लिए थे। वो एक हमारा मित्र है दीपक, जयपुर में है आर्टिस्ट, देहरादून के, ये दीपक बोड़ाई। अच्छा। तो उसने बना के भेज देते। तो धाद हमने फाइनल करा, वो बाज वाला कवर मेरे पे आज भी पड़ा है। और फिर वो हमने धाद पत्रिका निकालनी शुरू करी। अच्छा। है ना। तो चिट्ठी कुछ समय के लिए बंद है। तो बीच में फिर कुछ ऐसा हुआ कि नवानी जी अपने स्टाफ क्वार्टर में ब्लाइंड स्कूल वहाँ चले गए, मैं सुंदरवाला में, फिर मेरा घर बनने लग गया। तो मैं थोड़ा सा मेरा कम समय दे पाया। तो नवानी जी के साथ कुछ और नए लोग मिल गए और उन्होंने उस धाद पत्रिका को कंटिन्यू करा। और फिर मैं 1 आध साल जब व्यस्तता के बाद फिर मैंने दोबारा देखा तो वो तो इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो मेरे कुछ साथी थे जो उसमें भी नहीं जुड़े हुए थे, देवेंद्र प्रसाद जोशी, निरंजन सुयाल और विजय कुमार मधुर, कुछ लोग थे। हम तो हमने फिर उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं चिट्ठी को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। है ना। वो बंद हो गई है, थोड़ा सा मतलब अंतराल आ गया उसमें। तो हमने फिर चिट्ठी को दोबारा फोल्डर के रूप में शुरू करा। लेकिन वो फिर हमने 88 के बाद उसको रेगुलर त्रैमासिक पत्रिका का रूप दे दिया। तो त्रैमासिक पत्रिका के रूप में फिर वो अच्छी पत्रिका के रूप में स्टैब्लिश हो गई। तो उससे पहले प्योर गढ़वाली कोई पत्रिकाएं नहीं थी। नहीं, पूरी अलकनंदा एक थी वहाँ से, और एक बॉम्बे से अर्जुन सिंह गुसाई जी निकालते थे हिलांस। तो बाकी बाकी और पत्रिका नहीं थी। लेकिन ये रेगुलर फिर ये पत्रिकाएं चलने लगी और चिट्ठी फिर लगातार त्रैमासिक चली। फिर मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। तो दिल्ली से त्रैमासिक निकालना मुश्किल हो गया। ओहो। तो मैंने उसको वार्षिक कर दिया। तो अब वार्षिकी आ रही है चिट्ठी पत्री, काफ़ी संग्रहणीय होता है और उसको डिमाई आकार में बुक की शेप में निकालते हैं। तो लोग उसको संभाल के भी रखते हैं और बड़े संग्रहणीय अंक होते हैं। तो फिलहाल 5 साल से ये 5वां अंक अभी प्रेस में है। तो 5 साल से वो वार्षिकी के रूप में आ रही है। बिल्कुल जैसे भी आ रही है, लेकिन जैसे 85 से शुरू हुआ, हम ये मान से 38-39 साल से लगातार जो ये विचार और जो ये एक दृष्टि तो थी ना कि ऐसा करना ही करना है। और चाहे आपने उसको वार्षिक में क्या अनुभव रहा आपका ये 37-38 साल को चिट्ठी को लेकर के और गढ़वाली भाषा को लेकर के? देखो, चिट्ठी को लेके तो बहुत मुश्किल काम है पत्रिका निकालना। तो चाहे वो हिंदी में हो, चाहे आप जानते हो, आप इस क्षेत्र से जुड़े हो, तो पत्रिका निकालना बहुत मुश्किल काम है। गढ़वाली समाज में तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना हमारे पास विज्ञापनदाता हैं, ना लोग खरीद के पढ़ते हैं ज़्यादा। तो वो सब अपनी जेब से ही, मतलब फूक झोपड़ी देख तमाशा वाला खेल है। हाँ। लेकिन वो एक जुनून होता है कि यार भाषा के लिए करना, वो दिमाग में इस बुरी तरह से बैठ गया वो 84 के बाद कि नहीं, गढ़वाली के लिए करना है। और मतलब खुद से ही ये वादा भी कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ मैंने चिट्ठी पत्री को मरने नहीं दूंगा, उसको निरंतर निकालूंगा जब तक जिंदा हूँ। हाँ, ये कमिटमेंट अपने से ही। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 37, 38, 39 साल बहुत होते हैं और अभी तक गढ़वाली भाषा का कोई मानकीकरण नहीं, और कोई क्या वो जो कौन सी अनुसूची होती, जो 8वीं अनुसूची में हम लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया? इतना अभियान आप लोगों ने चलाया है। नहीं, ये कम अभियान नहीं है। नहीं, वो अभियान तो हम चला रहे हैं लगभग, मतलब हमारी मानकीकरण पे 80 के दशक से गोष्ठियाँ शुरू हो गई थी। नारी शिल्प मंदिर में पहली बड़ी गोष्ठी हुई थी। तो वहाँ पे भी थोड़ी राय बन गई थी कि मुख्यतः हम श्रीनगरी बोली के आसपास लिखें, है ना। और उस समय तक जितने लोग लिख भी रहे थे, चाहे वो अबोध बंधु बहुगुणा हो, कन्हैयालाल डंडियाल हो, या जितने बड़े साहित्यकार, वो लिख भी उसी बोली के इर्द गिर्द रहते हैं, श्रीनगरी का। और उसको सब लोग समझ भी रहे थे। हाँ। और उनको पढ़ के, उनको देखने के बाद नए लेखक भी ऐसे लिखना शुरू कर चुके थे। नरेंद्र सिंह नेगी जी भी लगभग उसी
परिधि के उसी क्षेत्र के मिलती जुलती भाषा में ही लिखते हैं और सबको समझ आता है। समझ आता है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उत्तराखंड का कोई भी कोना हो, है ना, तो नेगी जी के गीत सबको समझ आते हैं। और तब से 4 अधिवेशन हो रहे, परसों ये जो हुआ ये 5वां था 84 में जो हुआ, तो इसमें भी वही सहमति बनी कि सब लोग जो हैं मानकीकृत भाषा इसको समझे, मतलब श्रीनगरी। नहीं, हम लोग सब लोग तो समझ लेंगे, लेकिन जो एक संवैधानिक चोला नहीं, संवैधानिक के लिए कानूनी तौर पे कब इसको ऐसे देखो, संवैधानिक चीज होती है राजनीतिक। अगर राजनीति इच्छा शक्ति है तो हमारी राज्य सरकार कल अगर बिल पास करके केंद्र को भेजती है तो केंद्र मेरे ख्याल से कर देगा, इसको आराम से स्वीकार कर लेगा। इसका मतलब हमारी राज्य सरकार सीरियस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे इतने मेमोरेंडम देने के बावजूद, इतने बार उनसे मीटिंग करने के बाद, इतनी अधिवेशन बुलाने के बाद भी एक बार भी वहाँ अभी तक इन्होंने नहीं भेजा है। हमने गढ़वाली और कुमाऊनी को पहले तौर पर उनको रखना, बाकी हमारी जितनी भाषाएं हैं वो सह भाषाओं के रूप में इसमें काम करेंगे और उनके शब्द इसमें पर्यायवाची के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है। उसमें और एक बार ये होगी तो उन उपबोलियों का, उन सह भाषाओं का भी विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें किसी अन्य भाषा के उसको निम्न समझने की बात नहीं है। और अधिकतर साहित्य अभी तक इसी भाषा में लिखा गया है। और इवन जो राजाओं की राजआज्ञा थी पहले, राजवंश की भाषा रही है वो श्रीनगर, हाँ, और श्रीनगर के आसपास की रही है। वो ताम्रपत्र जो है, वो अभिलेख है, वो राजआज्ञाएं अभी भी है रखी है और उसी भाषा में है। तो एक राजा के राज्य की भाषा रही है और उसी, जब एक राज्य के राजा की भाषा रही है तो अब हमारी 8वीं अनुसूची में भी आना चाहिए। तो इच्छा शक्ति नहीं, सत्ता की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो उसके लिए तो सिर्फ 10,000 आदमी चाहिए बोलने वाले, बस जो रूल है। हाँ। कि 10,000 मिनिमम आबादी 10,000 आदमी की होनी चाहिए। तो गढ़वाली तो लाखों बोलते हैं। लाखों हैं, वो तो लाखों लोग हैं। 60 लाख लोगों की आबादी है गढ़वालियों की जो गढ़वाली बोलते हैं। हाँ, और मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य लिखा होना चाहिए। तो हमारे पास नाटक, उपन्यास, लेख, खंड काव्य, महाकाव्य, निबंध, तमाम विधाओं में भरपूर साहित्य है। अनुवाद, तमाम जितनी विधाएं हैं साहित्य की, हमारे पास बहुत साहित्य है प्रकाशित रूप में हमारे तो पास है। जो मानक है उसमें भी हम खरे हैं। बिल्कुल खरे हैं। साहित्य अकादमी हमको भाषा मानती है और कुमाऊनी को भाषा मानती है। तो क्या बात। 2010 में पौड़ी में बहुत बड़ा तो ये अधिवेशन हुआ था 2 दिन का। उसमें उन्होंने हमारी भाषा को 16वें और कुमाऊनी को 17वें नंबर पर रखा था, जो सचिव थे साहित्य अकादमी के। अच्छा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अभी स्लिप हो गया, अभी बताता हूँ, आप पूछिए। कुछ नहीं, दोबारा उस पे हम याद रखेंगे, दोबारा जाएंगे। हम थोड़ा वापस जाते हैं आपके एक्टिविटीज़ पे। कि फिल्मों में आपने बड़ा काम किया है, वो आपने पहले बोल दिया कि इंटरलिंकिंग है सारे, फिल्म, कविता, साहित्य, गढ़वाली भाषा को स्थापित करने के लिए। स्थापित तो पहले से थी, लेकिन एक संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए ये सारे मापदंड हैं उसके, या सारी सीढ़ियाँ हैं ये, कि उसमें फिल्में बननी चाहिए। तो ये फिल्मों में वो याद आ गया मुझे। मतलब हमारी भाषा इसलिए भी रिकॉग्नाइज्ड है कि साहित्य अकादमी ने गढ़वाली और कुमाऊनी में पुरस्कार दिए हैं, गढ़वाली भाषी को भी और कुमाऊनी भाषा को भी। और पहले वाली जूरी थी, उसमें एक जूरी मेंबर मैं भी था, नरेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर सविता, और मतलब उसमें हमने संयुक्त रूप से 2 आदमियों को पहला गढ़वाली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया था। तो मतलब हम किस चीज़ में कम नहीं ना, सब। जब साहित्य अकादमी भी भारत सरकार की संस्था है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, पुरस्कार दे रही है। तो 24 साल से जिन्होंने सत्ता संभाल रखी, इनकी समझ कम कह सकते हैं। हाँ, इनको आता है नहीं कुछ नहीं। इनके लिए संस्कृति, भाषा, साहित्य लीस्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है एक्चुअली। तो पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? पहली गढ़वाली फिल्म जो साकार हो पाई पर्दे पे आने के लिए, वो थी 1300। अच्छा। 1300 वो सारे गीत आपने लिखे? हाँ, उसके सारे गीत मैंने लिखे।
और ये मुजफ्फरनगर कांड पर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड पर बेस्ड स्टोरी थी। लेकिन उसके सारे गीत आपने लिखे ना, वो का गीत बहुत पॉपुलर हुए हैं। हाँ। और ये गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आंधी जांधी सांस छै तू, हाँ, वो नरेंद्र मेरी सिंह जीने जी की ने- आंस जी। छै तू, वो गाना बड़ा हिट है। तो आपके मित्र लोग कहते हैं ना कि जब चर्चा चलती है बहुत सारी जगह कि वो गाने का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं आज भी। और अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को गाना सुनाए और वो प्रेमिका सुन ले, हाँ। उसको ये पता ना हो कि तेरी सौ पिक्चर का है, हाँ। तो वो भी पिघल जाती है। तो क्या ऐसा कोई था इंसिडेंट, कोई था घटनाक्रम जवानी का कि इतने दिल से लिखा गया? मतलब आपके दोस्त लोग कहते हैं कि आप बात प्रेम की कर रहे हैं। मैं अभी तुम्हें एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। जी उत्तरकाशी के एक आचार्य जी हैं, व्यास जी, जी भागवत कथा करते हैं। वो कथा में इस गीत को गाते हैं रोज, और इसको सीधा भगवान से जोड़ते हैं। नहीं, वो जो आपके दोस्त लोग हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, उनके नहीं, सवाल है। मतलब अब वो दोस्तों का आउटलुक है कि वो इसे प्रेम में, मैं तो सोचता हूँ कि ये तो दर्शन है इस गीत में। इसमें मतलब ये जैसे वो व्यास जी कहते हैं, और बाकी कुछ ना कुछ प्रेरणा तो देखो हर गीत के पीछे होती है। नहीं, मैंने तो पिक्चर देखी है ना, उस सब जो नहीं, उसको पिक्चराइज किया गया है, हाँ। नो डाउट बहुत अद्भुत। हाँ, नहीं, और आप खुद में उसमें भी हैं, हाँ। आपने कई अभिनय किए हैं। पर उस गीत की बड़ी चर्चा है आपके दोस्तों में भी और समाज में भी कि इतने दिल से तो वही लिख सकते हैं। हाँ। कि माना अगर कोई शराब के बारे में लिखेगा तो जो शराब पीता वो लिख सकता है। नहीं, ऐसा इसका मतलब जरूरी मदन मोहन डुगलान जी का कोई किस्सा है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई भूख पे कविता लिख रहा है तो वो भूखा ही होगा आदमी। वो महसूस करने की बात है। तो ये नहीं, मतलब वो लोग सुन रहे होंगे ना। नहीं, हो भी सकता है। मैं उनका दिल क्यों तोड़ूं? मैं अपने चाहने वालों का दिल क्यों तोड़ूं? उनको ये समझना चाहिए। ये कैसा हुआ फिर मेरी जन्म, इससे तो आपका आत्मा जुड़ी है, मेरी जन्म। हाँ, मेरी अब इसको देखो, पवनदीप राजन मतलब उसी गाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गा रहा है ना। वो उत्तराखंड क्या मतलब इस समय वो ब्रांड एम्बेसडर भी रहा, और इस गीत को उसने यहाँ की पहचान बना दी है। हाँ बिल्कुल। अभी पीछे एक महीने वो ब्रिटेन में था, तो पूरे महीने उसने अलग अलग प्रोग्राम करे, तो उसमें ये गीत जरूर गाया है वहाँ। हाँ, वो गाता है। हाँ, तो ये मतलब इस गीत ने भी बहुत पहचान दी। या किशन महिपाल ने जग देवतों का ठोचन बैजी वकित हमारा गाँव चन्न बैजी है ना, उस गीत ने भी बहुत पहचान दी। और कुछ गीतों की वजह से लोग पहचानते हैं। ऐसे कैसे लिखते हैं आप? बहुत वो कला बता दीजिए आप, क्या मतलब बात क्या है? ये तो वो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और ये जो ऐसी कविताएं और ऐसे गीत जो हैं वो असल में स्वतः आ जाते हैं किसी क्षण। वो ये गीत मैंने सोच के या वैसे नहीं लिखे, ये फर्स्ट राइटिंग में ही लिखे। मैं मतलब गढ़वाली में कहता हूँ, ये जब अच्छी गीत और कविताएं लिखी जाती है तो झलक आती है, जस देवता की झलक आती है ना, तो उस झलक में जो लिखा जाता है वो सृजन का बहुत अपनी बात कर रहा हूँ मैं व्यक्तिगत, बाकी लोग कैसे लिखते होंगे, तो मेरे वो बहुत अच्छे क्षण रहे हैं सृजन के। नहीं, वो तो आपकी योग्यता है। वो तो आप पूरे उत्तराखंड में मदन मोहन डुगलान को कौन नहीं जानता है? नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप तो उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे ना, और कोई घटना ऐसी तो नहीं देखी आपने कि बहुत मतलब 1300 पिक्चर के गीत और उसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसकी जो कहानी है झकझोर देती है, नहीं है ना। लेकिन उसमें जो गीत में ना ऐसा भी बताते हैं हमारे बहुत बहनों के साथ किस तरह क्या तो कोई ऐसा कहानी लेकर के कोई घटनाक्रम उत्तराखंड आंदोलन में? नहीं, देखो मुजफ्फरनगर कांड जो है वो सबको पता है कि हमारी माँ बहनों के साथ क्या बेइज्जती हुई थी और हम पे कितने जुर्म हुए थे, कितने लोग उस दिन वहाँ पे मारे गए थे। तो वो विषय इतना झकझोरने वाली घटना थी कि उसको उत्तराखंडी कभी भूल नहीं सकता। और हम तो पूरे आंदोलन में सक्रिय रहे, और हमने दिन रात सुबह 4 बजे प्रभात फेरी शुरू करके रात के 12 बजे तक हम नुक्कड़ नाटक करते थे। दिन भर सड़कों पर रहे, मार खाई, बहुत यातनाएं सही। मतलब अजीब जज्बा था उस समय। मैं बता नहीं सकता कि पुलिस वालों ने मारा? पुलिस वालों ने बहुत मारा। पुलिस वालों पे हमारे हाथ उठ जाते थे, मतलब वो गोली चलाने को तैयार हो जाता था। मतलब इतना जज्बा था, जैसे सुनते थे कि मतलब देश की आज़ादी में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग होते हैं उन्होंने ऐसे ही शहादत दी होगी। तो हमारे साथ एट रैंडम उस तरह के आवेश आ जाता था
सोचते नहीं थे कि यार ये अभी गोली मार देगा या क्या कर देगा। तो वो स्वतः स्फूर्त अंदर इतनी उत्तेजना, इतना आवेश आ जाता था कि कुछ सोच नहीं पाता था आदमी। इतना मतलब शिद्दत से लोगों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी। लेकिन अब आज राज्य के हाल देखे तो थोड़ा निराशा तो होती है, बहुत निराशा होती है। हाँ। अच्छा, ये आंदोलन में आप लोगों ने, आप तो मतलब प्रथम श्रेणी के आंदोलनकारी रहे हैं, जो हम लोगों से सुनते हैं, और आपका जो ग्रुप रहा है। हाँ, और आप उत्तराखंड लोगों ने सांस्कृतिक मोर्चा बनाया था हमने उस समय। जी। तो उसमें तमाम देहरादून के जितने भी रंगकर्मी थे, साहित्यकार थे, इन सब का वो एक सामूहिक इस लड़ाई को लड़ने का मंच था। तो उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चे के बैनर के तले हम लड़ते थे। उसमें बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ, जिसमें मतलब गिरदा से लेकर नेगी जी से लेकर तमाम आंदोलनकारी शामिल होते थे। बहुत बड़ी ऐसी अभूतपूर्व रैलियाँ मैंने देखी नहीं जो उस जमाने में। तो आपके डिपार्टमेंट ने बोला नहीं कि अब जाइए डुकरान जी? बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी हिम्मत नहीं थी वहाँ, क्योंकि अंदर से तो सभी चाहते थे कि राज्य बने ना। और इवन ओएनजीसी का सभी सरकारी दफ्तरों पे ताले लगा देते थे आंदोलनकारी महिलाएं, है ना, किसी को अंदर ही नहीं जाने देते थे। वो तो उस वैसा दौर था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अगर एक बच्चा और एक औरत भी खड़ी है गेट पे तो किसी हिम्मत नहीं होती थी कि ऑफिस के अंदर घुस जाए। ऐसा उस समय माहौल बन चुका था। माहौल था, बिल्कुल। हाँ, तो वो बहुत अजीब और मतलब अद्भुत दौर था। ठीक, राइटर, कवि, फिल्म अभिनेता, फिल्मकार और एक आंदोलनकारी। चलो, एक आंदोलनकारी के तौर पे उत्तराखंड आंदोलन की बात जब आती है ना, तो मुझे लगता है कि हमको सुनना चाहिए। वो कोई ऐसा घटनाक्रम है जिसको आप कभी नहीं बोल सकते, जो आप हमको आज सुना सकते हैं? नहीं, घटनाक्रम बहुत सारे हैं। एक आप सुना दीजिए जिसको आप चाहते कि अब मैं कभी नहीं बोल सकता उसको। कुछ ऐसे हैं जिनको बोलना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिसको मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे हमने। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, मतलब कुछ मतलब असंवैधानिक काम कह लो कि हमने किसी पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल के ऑफिस को आग लगाई है वहाँ। नहीं, वो तो एक मोमेंट है, लेकिन जो सत्ता ने आंदोलनकारियों को कुचलने का जो षड्यंत्र रचा है, उस दौरान का कि किस तरह से आंदोलनकारियों के, तो आंदोलनकार तो अहिंसात्मक रूप में काम कर रहे थे ना। बिल्कुल अहिंसात्मक, लेकिन उनको कुचलने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, जो ऐसा कोई घटनाक्रम आपके नज़रों में रहा हो जिसको आप कभी नहीं बोल सकते? देखो, मैं आपको बात बताऊं कि उस समय नवरात्रे आए आंदोलन के टाइम पे। अच्छा। तो कचहरी धरना स्थल पर हमने 9 दिन तक आंदोलन के रूप में नवरात्रे मनाने की प्लानिंग करी। अच्छा। तो दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल से कारीगर आते हैं, वो दुर्गा की मूर्ति बना रहे थे। तो हमने उनसे संपर्क करा और एक मूर्ति दुर्गा की ऐसी बनाई जिसका वध, एक को बुआ सिंह और अनंत सिंह, शेर और राक्षस बनाए। अनंत सिंह और बुआ सिंह जो कि मतलब मुजफ्फरनगर कांड के सबसे बड़े दोषी थे, जिनको आज तक सजा नहीं मिली। तो वो हमने बनाए। अच्छा। खाकी वर्दी में, और राक्षस की जगह वो बुआ सिंह और आनंद सिंह वो उसकी जगह। तो हम 9 दिन नवरात्रों में अलग अलग आंदोलनकारियों से हवन कराते थे। डेली वहाँ हवन कुंड बनाया था हमने। अच्छा। तो जैसे आज महिलाओं की तरफ से है, तो उस दिन यज्ञ महिलाओं की तरफ से होगा। अच्छा। तो वो महिला आंदोलनकारी करेगी। अगले दिन जैसे सैन्य शक्ति है, तो उसमें सारे रिटायर्ड फौजी जितने थे वो यज्ञ उस दिन वो करते थे। छात्र शक्ति, न्याय शक्ति, इस तरह 9 के 9 दिन अलग अलग जो घटक थे आंदोलन के, उन्होंने उस यज्ञ में करे। और हम रात भर वहीं टेंट में सोते थे कचहरी में। अच्छा। और बड़े मजे की बात है, वो बाद में पता लगा कि हमारे साथ आंदोलनकारी बन के कुछ लोग सोते थे हमारे बगल में तख्त पे, और पता लगा वो LIU के आदमी होते थे, पुलिस के होते थे। वो बाबरे। और रात भर हमारे अच्छा, वो पता नहीं चलता था ना, हमें नहीं पता लगता था। वो बाद में पता लगा। और कई चीजें वो सारी रिपोर्ट दे रहे। हाँ, उसमें हम लोगों के नाम टॉप में थे LIU की लिस्ट में, सबसे ऊपर थे हम लोगों के नाम। और
वो सोते हमारे साथ थे, खाते हमारे साथ, और फिर बाद में पता लगा राज्य बनने के बाद उन लोगों ने खुद कई लोगों से बताया, खुद ही बता दिया बताया कि भाई, तो हमें बड़ा अचंभा होता था, आश्चर्य होता था यार, देखो मतलब इस तरह से ये। पर वो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे। अगर वो गलत रिपोर्ट दे देते, अरेस्टिंग कुछ करवा देते। नहीं देखो, सबसे बड़ी इतनी शहादत देने के बाद भी हमारी जनता कभी हिंसक नहीं हुई। बहुत लोगों ने कोशिश करी हिंसा फैलाने की, बहुत से ऐसे फैक्टर थे यहाँ, और लेकिन यहाँ की जनता ने बड़े संयम से काम लिया और अहिंसक रूप से जो ये राज्य प्राप्ति करी है, ये बहुत मतलब आज के ज़माने के लिए अद्भुत उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, कि बिना हिंसा के राज्य प्राप्त करा, बिना हिंसा के इतनी शहादत देने के बाद भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन फिर वापस मदन मोहन डुकलान की तरफ लौटते हैं। ये आंदोलन का किस्सा बहुत ज़रूरी सुनना है, क्योंकि आप भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बहुत शीर्ष आंदोलनकारियों में रहे हैं और पूरी नौकरी दांव पे लगा करके सड़कों में आए। ये सुनना जरूरी था आपसे। फिर वापस आते हैं। नहीं देखो, हर आदमी, मैं ही नहीं था उस समय, तो पूरी जनता आंदोलित थी उत्तराखंड की, बच्चा बच्चा, महिला महिला, सभी लोग आंदोलन। पर हमारे सामने भी आप हैं तो आपसे सुनना जरूरी है हमारा। फिर वापस जाते हो, पहली पिक्चर कौन थी जिसमें आपने एक्टिंग भी की और उसका बहुत सारी चीज़ों को भी नहीं, अब पहली पिक्चर जो तेरी सोई थी, उसका उससे पहले भी थी, ये क्या नाम वो था? नहीं, पहली यही, वो असगार वो बन नहीं पाई थी। अच्छा। वो आधे शूट में रुक गई थी। अच्छा। तो पहली फिल्म यही रही। अच्छा। हाँ, तो इसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी था, गीतकार भी मैं था, इसमें अभिनय भी कर रहा था। तो वो एक तरह से उस फिल्म की सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो वो पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, और जिसको कि पीएसी के साए में ये पिक्चर कृष्णा पैलेस में रिलीज़ हुई थी, पीएसी लगी थी, क्योंकि उसमें मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी उस समय मतलब विलेन की तरह था। उन्होंने जो रामपुर तिरहा कांड हुआ था, तो इस डर से कि कहीं हिंसा ना हो, पीएसी के 4-4 ट्रक वहाँ भर के रहते थे जब ये पिक्चर, जब लोग पिक्चर देखने जाते। हाँ, खूब जाते हैं लोग। हाँ, खूब जाते थे। मतलब उस जमाने में कृष्णा पैलेस शुरू में 4 हफ्ते रहा, उसके बाद तमाम उत्तराखंड में। हाँ, मैं तो उत्तरकाशी कम से कम 3-4 बार देखी है। हाँ, उत्तरकाशी में उस समय पिक्चर हॉल था, तब वहाँ भी अब नहीं है। अब नहीं है। जी, जी, मैंने देखी है, और इसलिए मुझे उस पिक्चर की बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आती। उसके बाद कोई और पिक्चरों के लिए आपने गाने लिखे? हाँ, उसके बाद कई पिक्चरों के लिए गाने लिखे, बहुत पिक्चरें करी। उसके बाद मैंने जैसे हंत्या के गाने लिखे, याद आली टिहरी के, गढ़वाली छोले, मनस्वाग, बहुत सारी फिल्में। और आपने एल्बम में भी अभिनय किया है? हाँ, एल्बम में भी अभिनय करा। मतलब वो अब वैसे तो नहीं करता मैं, लेकिन अब नेगी जी ने अपने गीत के लिए बुलाया तो उसमें करा, प्रीतम बर्तमान जी ने बुलाया तो करा, कुछ गजेंद्र राणा की एल्बम में और कुछ लोगों की एल्बम में मैंने काम करा। लेकिन मैं फ्रीक्वेंटली बहुत एल्बम्स में काम नहीं करा, जो मित्रों ने या नेगी जी जैसे लोगों ने कहा तो करना पड़ा कि वो रोल तुम्हारे लायक है तो इसलिए करो, तो इसलिए करा मैं। कैसे निकालते हैं से समय? आप तो भारत सरकार की जो 9 रत्न है उसे एक रत्न में आप संचालित कर देते हैं। नहीं, वो कहा जाता है ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो शूटिंग वूटिंग के लिए अधिकतर मैं प्रीफर यही करता था कि सैटरडे संडे 5 डे वीक होता था, उस तरह की डेट्स दी जाए, बीच में 1-2 छुट्टी लेके उसे कंटिन्यू करा जाए, फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जाके वो कंप्लीट करी जाए। जैसे याद आली टिहरी को बनने में, कंप्लीट करने में 4 साल लगे। वो बाबरे। और वो छुट्टियों को चक्कर, छुट्टियों का भी था, नहीं कुछ और बातें भी थी जो कि बीच में कुछ ऐसे व्यवधान आ गए थे कि वो पूरी नहीं हो पा, लेकिन वो हमारे लिए इतना अच्छा रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमने फिल्म शुरू करी थी तो पानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था। हाँ, मैंने देखी है। और उसके बाद आपने फिल्म में देखा होगा कि धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे की मंजिल डूब गई, फिर वो पूरा जलमग्न हो गया, राजा का महल पहले दिख रहा है, उसके बाद वो पानी से। तो इन 4 सालों में जो पानी भरता रहा वो हमारी फिल्म के लिए इतना पॉजिटिव हो गया कि जो हमारा उस समय बहुत नेगेटिव लग रहा था कि यार फिल्म पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आज हेरिटेज है वो पिक्चर, हेरिटेज है। देखो अब मैंने समीक्षा लिखी ना पिक्चर की, इसलिए मुझे याद है। बिल्कुल, वो आज के जब अगर किसी ने टिहरी देखना हो, आने वाली पीढ़ी ने, या टिहरी बांध का आंदोलन देखना हो, तो वो उसको यही फिल्म बता पाएगी
बता पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ऐतिहासिक फिल्म बन तो आप देखो कि आपने इतना मतलब सैटरडे संडे भी आप इस्तेमाल करते थे, कभी घर से आपको डांटने पड़ी पत्नी बच्चों की तरफ से कि ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, देखो उन्हें कष्ट तो होता ही था। तो बहुत कष्ट हुआ होगा, आप उनको समय नहीं दे रहे। उनके हिस्से का टाइम गंवाने से थोड़ा देखो तकलीफ होती, लेकिन कैसे मैनेज हुआ? नहीं, मैंने अपनी वाइफ को भी नाटकों में इसीलिए इन्वॉल्व करा कि उसे पता लगे कि टाइम कैसे किल होता है और कहाँ मैं रात को 9 बजे तक रहता हूँ। तो जब मैंने नाटक शुरू करे तो शादी के बाद फिर मैंने अपनी वाइफ को भी नाटकों में हिस्सेदारी करानी शुरू करी। 91 में वो चारुलता में उसने मुख्य एक NSD की बहुत बड़ी वर्कशॉप लगी थी, तो उसमें भी और कई नाटकों में काम करा उसने। फिल्म 1300 में पहली फिल्म में मेरा रोल उसमें छोटा है, उसका पूरी फिल्म में रोल है। वो हीरो की माँ का उसने कैरेक्टर करा है, तो इसलिए मैंने उसको भी जोड़ के रखा। तो अब फिर उसको पता है कि कहाँ टाइम लगता है और वो खुद भी इस चीज़ से जुड़ी है, तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। नहीं, हाँ, मतलब उनको भी आपने इन्वॉल्व किया? हाँ, उनको भी इन्वॉल्व किया। ये लोगों को सीखना है आपसे कि जो इस तरह का काम करते हैं तो उनको भी सीखना है कि इन्वॉल्व करो या कैसे विश्वास बांधा जाए। हाँ, मतलब उस पता लगे महिला को घर की कि भाई यार वाकई में इतनी देर रहते हैं, ये रात को 9-9 10-10 बजे तक घर नहीं आते, ये करते क्या है, तो उन्हें पता लगता है कि करते क्या है। तो इससे तो ये लगता है कि पूरा सफर जो आपने सरकारी सेवा भी की है और उससे दुगुना आपने समाज सेवा की है, समाज सेवा कहेंगे इसको। हाँ। तो लोगों की तो बहुत सारे अपेक्षा रहती है कि चलो आज मदन मोहन डुकलान आ गए तो इन्हीं की जेब ढीली करो आज। अरे यार ऐसा क्या होना यार, ना कभी हम उनसे पी लेते हैं, ये तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपसे सीखनी है कि इतने सारे काम में कोई बहुत बड़ी चुनौती, कोई कठिन दौर आया आपके सामने जिसको आप शेयर करना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं? नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर इंसान की आते हैं। कोई ऐसा कोई किस्सा है जिसको आप चाहेंगे हाँ इसको तो सुनाना है मुझे? नहीं, देखो अब याद आली टिहरी के समय भी बहुत मतलब मुश्किल के दिन हो गए थे, आधी से ज़्यादा पिक्चर शूट हो गई थी। अच्छा। और किन्हीं कारणवश एक तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी आ गए थे, और हमारे फिल्म को डायरेक्ट अनुज जोशी कर रहे थे। हम अधिकतर मिलके ही काम करते हैं। अनुज जोशी की पहली फिल्म 1300 से वो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तो अनुज जी को अचानक बॉम्बे जाना पड़ा और उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद हो गया और वो चले गए। और मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि एक तो मुख्य नायक की भूमिका मैं कर रहा था, सारे गाने लिखे हुए थे मैंने, और मतलब वो इतने दिल से मैं उसमें काम कर रहा था कि मैं बहुत अंदर से जुड़ गया था उस फिल्म से। तो 1.5 साल गायब रहना हाँ, बहुत मुश्किल। फिर मेरे को इतनी मतलब बेचैनी हुई बहुत। मैंने इस बीच फिर लोगों को तलाशा कि कोई यार इस फिल्म को पूरा करने के लिए कोई फंडिंग कर सकता है, कोई साथ आ सकता है, कोई प्रोड्यूसर बन सकता है। तो मुझे फिर एक मिले प्रोड्यूसर, नॉन गढ़वाली थे वो, और उन्होंने वो सब देख के तो वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लगाऊंगा, बस तुम करो काम। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, वो उसका तो नंबर नहीं मिला, आगे का डायरेक्शन मैं खुद करूँगा। और मैं रात को ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिनर पार्टी हुई, और अगले दिन अखबारों में सब जगह आ गया कि ये फिल्म कंटिन्यू हो रही है जो रुकी पड़ी थी, और अब आगे का डायरेक्शन मदन जी करेंगे। और ये तो उसके क्या हुआ, सडनली उसके बाद तीसरे दिन अनुज का फ़ोन आ गया मुझे। अच्छा। ये न्यूज़ कहीं से उसने पता लगी या कहाँ से क्या हुआ, तो कि भाई मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने तो नेक्स्ट उसकी तो उसमें भी कह रहा है यार थोड़ी सी मतलब फिर कुछ बातचीत, कुछ चीज़ें निपटी तो वो आ गया। लेकिन इस बीच में फिर क्या हुआ कि जो हीरोइन थी मेरे साथ, वो उमा राणा, मीना राणा जो सिंगर है उसकी बहन, बड़ी बहन, वो भी सिंगर है, वो कह रही कि डुगलान जी मैं नहीं करूँगी। अरे मैंने कहा यार अच्छा आधी पिक्चर शूट तो मनाया तो दूसरा चला गया। कह रही मैं अब इतनी मोटी हो गई हूँ, और मैं 2 साल पहले तो पतली थी और मैं मोटी हो गई, मैं तो अजीब सी लगूंगी। तो महिलाओं को उस तरह की कुछ चिंताएं हो जाती हैं। और
तो पहले जो शूट करा था उसमें कॉलेज के सीन भी रखे हुए थे हमने। अच्छा। कॉलेज ड्रेस में कुछ मतलब लव सीक्वेंस और उस तरह की चीज़ें थी उससे। करी मैं तो अब लगूंगी नहीं लड़की, मैं तो इतनी थोड़ी सी हैवी हो गई हो रही है। हो अच्छा। तो सोचा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, वाले सीन काट देंगे नहीं रखेंगे। तो फिल्म में फिर वो सीन हमने नहीं रखे। अच्छा। तो उसकी शर्त थी कि फिर वो वाले मत रखो, उसमें और इसमें कंपेयर करने में बड़ा हुआ लोगों को। हालांकि इतनी मोटी नहीं हुई थी, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल लग रहा था कि मैं थोड़ा सा वेट गेन किया था उसमें। लेकिन कुल मिला के वो ऐसी फिल्म, मतलब यादगार फिल्म है मेरे जीवन की आज भी। मुझे उस फिल्म के ऐसे फैन मिलते हैं कि कोई कहता है मैंने 25 बार देखी है, मैं भी हूँ ना, ये कोई कह रहा है 30 बार देखी है। मैं मतलब अद्भुत फीलिंग होती है मेरे दिल में। एक दिन मैं सर्वे चौक के पास इसी रोड पे खड़ा था, तो एक बड़ी तेज साइकिल चला के जा रहा था, और मैं तो खड़ी थी मेरी कार, तो वो उसने यूँ देखा मुझे और ब्रेक मारते वो कम से कम 15 फीट तक आगे चील करके गया, और फिर साइकिल बैक करके लाया और फिर मेरे शीशे पे खड़ा हो गया। कह रहा हाथ तो याद आ रही टीरी में ना। तो मैं मतलब तब लगता है यार कि मतलब अच्छा काम है तो लोग याद रखते हैं। अब उस देखो उस फिल्म में मुझे मतलब हमारी फिल्म को 5 अवार्ड मिले, यंग उत्तराखंड जो फिल्म सबसे बड़ा अवार्ड है। तो बेस्ट एक्टर का मिला मुझे उसमें, बेस्ट फिल्म का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट स्टोरी का। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड उसी फिल्म को मिले 2010 में, जो यंग उत्तराखंड दिल्ली में सबसे बड़ा अवार्ड समारोह होता है। नया प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि मदन मोहन डुकलान चुप नहीं है क्योंकि आप रिटायरमेंट बाद ज़्यादा बिजी हो गए। हाँ, नया प्रोजेक्ट एक तो असगार अभी कुछ समय पहले रिलीज़ हुई फिल्म, और अभी अगले महीने नवंबर में एक रिलीज़ हो रही है, उसका नाम है घपरोल। अच्छा। हाँ, तो घपरोल बिल्कुल नए बच्चों, बहुत यंग बच्चे हैं उन्होंने बनाई है, और बहुत मेहनत से उन्होंने फिल्म बनाई, तो नवंबर में वो रिलीज़ हो जाएगी। उसमें आपकी कहानी है? नहीं, उसमें मेरा कैरेक्टर है। अच्छा। और एक फिल्म पे अभी काम चल रहा है आजकल, उसके स्क्रीन प्ले, और एक कोई और कुछ लोग बाहर से फिल्म बनाना आए हैं, तो उनके गीत लिख रहा हूँ मैं आजकल। वाह, गढ़वाली गीत। गढ़वाली। तो उसको आप ओपन नहीं करेंगे अभी? नहीं, वैसे तो बन रहे हैं। मेरी सास चाहे तो आस चाहे तो वही वाला घटनाक्रम उस लेवल का गीत नहीं है। देखो ये उन्होंने जो उनकी फिल्म की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने वो सिचुएशन मुझे बताई कि इस सिचुएशन पे ये ऐसा गीत चाहिए। आपको मालूम नहीं ना, इस गीत ने टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। नहीं, ये गीत तो वाकई में नहीं मालूम है आपको? हाँ, पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार में टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। इस गीत के इतने वर्जन हो चुके हैं, कितने तो हिमाचली लोगों ने इसको कन्वर्ट करके उसमें गाया, नेपाली यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने इसको नेपाली बना के गाया। मतलब इसको तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझे भेज देते हैं, और अपनी अपनी आवाज़ में कई सिंगर्स ने गाया ऐसे। क्या बात। तो वो मुझे तो फिर लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखो ये आपका गीत इसने भी गाया। ऐसा गीत कोई आने वाला है क्या फिर से? ऐसा गीत तो देखो, ऐसे गीत तो ज़िंदगी में बहुत कम चांस होते हैं ऐसे गीत लिखे जाने, और बाकी तो आपके दोस्तों का आरोप सही है फिर। आप कह सकते हो, लेकिन गीत को फेमस और उसको अमर करते हैं लोग, सुनने वाले। जिनके पसंद आ गया तो गीत अमर हो गया, नहीं तो खाली उसमें मदन मोहन डुकलान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एज ए गढ़वाली फिल्म अभिनेता, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कवि, लेखक, पत्रकार, क्या नहीं है, नहीं गीतकार, मैं सारी संभावनाएं आप पे टिकी हुई हमारे उत्तराखंड की। मैं उससे पहले आपको एक कविता भी सुना देता हूँ। क्या बात है, उसको तुम सुनना चाहेंगे? तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे कविता सुना। तो मैं फिर अब आपको दोनों ही भाषाओं की कविता सुनाऊंगा। एक गढ़वाली, एक कुमाऊनी, हिंदी। हाँ, वही तो मैं चाहता था, क्योंकि शुरुआत हिंदी से हुई थी ना जी। तो हिंदी एक कविता है जो मेरा संग्रह, उसका नाम है चेहरों के घेरे। अच्छा। तो वो टाइटल कविता है उसकी कि मेरा घर तनाव का डेरा, हर कमरा परेशानियों का घेरा, इसके मुंह से दरवाजे, कान से खिड़कियां मुझको चिढ़ाते हैं, मेरी दिक्कतें बढ़ाते हैं। क्या बात है। इस घर में आ ही आ,
खुशियाँ कम हैं, आहों से आँखों की सीलन से दीवारें नम हैं। ओपा। इस घर की रसोई का भूगोल, अच्छा। इस घर की रसोई का भूगोल, सब कुछ गोल ही गोल। इस घर की रसोई का भूगोल, सब कुछ गोल ही गोल। तवा गोल, रोटी गोल, कटोरी गोल, थाली गोल, डब्बा गोल, कढ़ाई गोल, वही गोल गोल चक्कर घेरा। इसने कभी मेरे घर से मुंह नहीं फेरा। क्या बात है। इस घर की रसोई में जब जलता है चूल्हा, इस घर की रसोई में जब जलता है चूल्हा, जलता है तवा, जलती है रोटी, जलता है हाथ, जलता है दिल। इस घर की गृहिणी का गोल गोल आँख के डोरों से गिरती हैं गोल गोल बूंदें और ये दीवारें कुछ और नम हो जाती हैं। क्या बात है। एक कमरा और है इस रसोई के साथ जिसमें मेरे भाई बहन रहते हैं और बहनें ये बड़े हो रहे हैं। एक कमरा और है इस रसोई के साथ जिसमें मेरे भाई बहन रहते हैं। ये बड़े हो रहे हैं, मुझे लोग कहते हैं, और मुझे अचानक खासकर बहनें लगने लगती हैं गोल गोल घेरों सी, मुरझाए हुए चेहरों सी। और भाई जिसकी अभी नौकरी नहीं लग पाई, भाई जिसकी अभी नौकरी नहीं लग पाई, अभी सिगरेट लिए पान की दुकान पर खड़ा था, उसकी आंख में भी एक घेरा पड़ा था जिसमें एक लड़की का चेहरा जड़ा था। क्या बात है। वाह। एक कमरा और है इस कमरे के साथ। अच्छा। एक कमरा और है इस कमरे के साथ जिसमें रहते हैं मेरे माँ बाप। बाप जिस दिन न पिए शराब लगता ही नहीं बाप। बाप जिस दिन न पिए शराब लगता ही नहीं बाप। वो समझता है वो मेरी माँ का भी बाप है, इसलिए वो समझा चुका है कई बार इस बात को हाथ लात और गाली की भाषा में। और माँ जैसी भी होती है माँ, इसलिए माँ चुपचाप है, उसके लिए मुंह खोलना भी पाप है। और इस कमरे में दीवारों के साथ साथ छत पर भी सिलाब है, और इस कमरे में दीवारों के साथ साथ छत पर भी सिलाब है। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा घर और ये चेहरे अपने अपने घेरों में मुझे घेरे हैं। मुझे नहीं पता चेहरे कब और कैसे आकार ले लेते हैं घेरों का, और इन घेरों से घिरा शून्य सा अस्तित्व है मेरा। इन घेरों से घिरा शून्य सा अस्तित्व है मेरा। क्या बात है। तो मतलब अगर स्त्री विमर्श की हम बात करेंगे तो इस कविता को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा है। पीड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें निम्न मध्यम परिवारों में अधिकतर इस तरह के जीवन जीते हैं। तो ये उसी का एक चित्र है। बिल्कुल। वो गढ़वाली कविता भी आप सुनना है। हाँ, गढ़वाली, क्योंकि गढ़वाली कविता झंडा उठा रखा ना। और इस बार 8वीं अनुसूची में आ ही जाएगा। हम सभी यही आशा करते हैं। तो गढ़वाली में एक कविता है, इसमें पलायन में बहुत कविताएं लिखी जा चुकी हैं गढ़वाली में, लेकिन पलायन में कविताओं में अधिकतर आदमी ही दुख अपना जाहिर करता है। लेकिन इसमें एक प्रवासी जब गांव जाता है, अच्छा। तो वहाँ की जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे मकान है, सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब, ये कैसे रिएक्ट करती हैं। अच्छा। प्रवासी जब घर आता है तो, अच्छा, है ना, जैसे कोरोना उस प्रवासी को देख कर। हाँ, तो वो निर्जीव चीज़ें कैसे रिएक्ट करती है, इस कविता में कहने की कोशिश करी है। कि बरसुबात में घारगो, कि बरसुबात में घारगो, मेरी सी कूड़ी बीज गए। ओहो। मेरी सी कूड़ी बीज गए। चौक नचन बैठ गए, चौक नचन बैठ गए, सीढ़ी हिटन बैठ गिन, जो ट्यून कंदूड़ लगेन, और खिड़की आँख खोलन बैठ गिन। मिन दिल थे सेवा लगे, मिन दिल थे सेवा लगे, और द्वार अंगवाग बटन बैठ गिन, द्वार अंगवाग बटन बैठ गिन। क्या बात। बरसुबात में रसोड़ा मगो, बरसुबात में रसोड़ा मगो, तो रुएण धुआं हैंसण बैठ गए। ओहो। बरसुबात में रसोड़ा मगो, तो रुएण धुआं हैंसण बैठ गए। दीवा भूखी पीण बैठ गई, ध्रुपदी आशीष दीन ले गए, जंदरी गीत लगान ले गए, सिलोटा गीच पानी आ गए। क्या बात। चूल्हा आग भुबरान ले गए, और मेरी बरसों की भूख कबलान ले गए, मेरी बरसों की भूख कबलान ले गए। कि बरसुबात में 15 मगो, बरसुबात में 15 मगो, तो पानी सिमल जमी छो।
बरसों बाद में 15 में गो तो पानी में सिमल जमी छो 15 चुपचाप चुपनी छो मिथे देखे 15 खिकताट कन बैठ गए। क्या बात है। अच्छा। मिथे देखे कि 15 खिकताट कन बैठ गए, वो हर्ष में आंसू भगवान ले गए, मिन झट छोमटुल लगे, बरसों की 30 बुझे म्यारू मन छतपत हो गए और 15 को प्राण पानी पानी हो गए, 15 को प्राण पानी पानी हो गए। बरसों बाद जब मैं घर गया। क्या बात है। ये पॉजिटिव है। हाँ ये पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव। अगर हम रिवर्स प्लान की बात करेंगे तो हम ये सब सुधार सकते हैं, ये ना? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो बस आज हम आपका बहुत धन्यवाद नहीं, बहुत बहुत करते हैं। धन्यवाद हमारा आपको। सौभाग्य है कि मदन मोहन डुकलान आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रहे। बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल को बताया भी नहीं। बहुत सारे स्ट्रगल उनके लाइफ में आए हैं जो नहीं बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ठीक है बस आगे बढ़ने रहना चाहिए। ये उनका संदेश है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के हम किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।